नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 23 दिसंबर और आज की इस डेट के हमारे पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, एक बार हम सबसे पहले उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा बिहार प्रोहिबिशन पॉलिसी। अंबेडकर का आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का एक जो उनका विचार है उसके ऊपर। देन है हमारा इनोवेशन, कृषि के क्षेत्र में नवाचार और नई तरीके की प्रतियोगिकाएं, प्लस कुनिंग और मॉन्ट्रियल का फ्रेमवर्क, थल चप्पर, बल्बक सेंचुरी, वर्च्यू ऑफ फॉरगिवनेस। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिहार की प्रोहिबिशन पॉलिसी। देखिए, बिहार में आपको मैंने पहले भी बताया था, इलीगल लिकर जो है वो यहाँ पर आई है, जिसके लिए जो सरकार बिहार की है वो भी कोशिश कर रही है कि हम किस तरीके से बिहार में चीजों को मॉरल वैल्यू के तरीके से लोगों को समझा सकते हैं। तो ये आर्टिकल भी उसी के ऊपर एग्जैक्टली बेस्ड है। यहाँ पर जो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है, यहाँ पर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अपनी जो शराब बंद की नीति थी उसके ऊपर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? आपका निषेध, प्रोहिबिट होने का मतलब होता है आप किसी भी चीज को, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर, उसके चीजों पर आप एक तरीके से पूरी की पूरी रोक लगा देना, उस पे प्रॉपर तरीके से एक रोक लगा देना हर प्रकार से, है ना। प्रोहिबिशन का मतलब ही होता है कि उस पर रोक लगा देना, लॉ करके बैन, मतलब उस पे जो है मैन्युफैक्चर, उसकी स्टोर, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसका उसका निर्माण, उसका भंडारण, उसका परिवहन, उसकी बिक्री, हर चीज पे प्रतिबंध लगा देना। और जो बिहार की गवर्नमेंट है उन्होंने 2016 में इसके ऊपर रोक भी लगाया था। आर्टिकल 47 डीपीएसपी का हमारा यही कहता है कि हर राज्य को, सरकार को, उनका दायित्व है कि वो राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दे। ऐसा राज्य की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। सो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि इस तरीके से ऐसा है। तो आर्टिकल 47 भी डीपीएसपी के ऊपर ही बात करता है, यही सब चीजों के ऊपर बात करता है, ठीक है। तो ये एक उसी को इफेक्ट में देते हुए बिहार की गवर्नमेंट ने किया था। और ऊपर से जो एल्कोहल है, जो ये शराब है, इसकी बिक्री, ये सब स्टेट, जो राज्य की सूची है उसमें आता है, तो राज्य के यहाँ पास यहाँ पर अधिकार है कि वो इस तरीके की चीजों पर रोक लगा सकता है। तो जो बिहार में ये चीज का एक कानून लागू किया गया, इसके बारे में समझते हैं। देखो, शासन का हमारा सिद्धांत ये होता है कि जितने भी राजनीतिक, यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक या अन्य मूल्य जितने भी हैं उनको सबसे पहले रखा जाए। इसलिए जो भी नीति लागू करने के योग्य ना हो, उसे क्या किया, उसको ना यहाँ पर लेके आया जाए। और बिहार का ये एक्सपेरिमेंट जो है वो इसको लागू करने में विफल रहा है, फेलियर रहा है। अब पता है, ये जब लागू हुआ है ना, उसकी वजह से जो जो ये पूरा का पूरा लागू हुआ है, इसमें गरीब लोगों की तुलना में जो शराब तस्करी है ना, उनके खिलाफ मामले यहाँ पर दर्ज किए गए। यहाँ पर अपराधों को नियंत्रित नहीं किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर किशोर, ग्रामीण, राजनेताएं, पुलिस, यहाँ पर जो है ये तस्करियों के काम में ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इनको ये चीज देखने में मिली है। और अगर किसी भी व्यक्ति के भोजन और पेय पदार्थ के चुनाव के अधिकार में देश की सरकार द्वारा किया गया कोई भी हस्तक्षेप संवैधानिक रूप से अनुचित है, और इसी के साथ उस व्यक्ति का निर्णयात्मक और शारीरिक स्वायत्ता का भी हनन होता है, ठीक है। तो ये एक इस तरीके से चीजें भी यहाँ पर रोक रहा है कि भाई आपकी मर्जी है, आप किसी भी, जो भी आप फूड आइटम खाना चाहते हैं वो आपकी अपनी इच्छा है। तो हर एक व्यक्ति की अपनी इच्छा है कि वो क्या खाना चाहता है, क्या पीना चाहता है। और 2017 के बाद जब से ये आया है कि भाई जो राइट टू प्रिवेसी होता है, राइट टू प्रिवेसी क्या है? निजता का अधिकार। ये निजता का अधिकार हमारा खुद का मौलिक अधिकार है, लेकिन इसको भी मान्यता मौलिक अधिकार के रूप में मिल चुकी है। मिनर्वा मिल्स का जो केस आया था उसमें भी ये बोला था कि अगर आप डीपीएसपी को लागू करना चाहते हो तो बिल्कुल करे सरकार, लेकिन आपके अधिकारों को छीनने के कीमत पे नहीं कर सकती है, कि आपके अधिकारों को, आपके फंडामेंटल राइट्स को पहले छीना जा रहा है, फिर डीपीएसपी को लागू किया जा रहा है। मतलब पार्ट 3 को प्रेफरेंस दी जाएगी, ना कि पार्ट 4 को।
पार्ट 4 के मामले में पार्ट 3 को हनन करते हुए आप पार्ट 4 को यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो। ठीक है, और ये बैन ने क्राइम्स को वहां पर बढ़ाया है। अगर बिहार की पुलिस का क्राइम डेटा बताएं तो यहाँ पर शराबबंदी से पहले 6 महीने में संज्ञेय अपराधों में 13% की वृद्धि हुई है। कौन से अपराधों में? कोग्निजेबल ऑफेंसेस, इसको हम कहते हैं कोग्निजेबल ऑफेंस, और हिंदी में इसको कहते हैं संज्ञेय अपराध। क्या होते हैं ये अपराध? ये वो अपराध होते हैं जो लोगों का सीरियस, एक तरीके से आप कह लो कि एक तरीके के सीरियस अपराध होते हैं। ये कुछ ज्यादा सीरियस अपराध होते हैं और जिसके अंदर आप बिना वारंट के भी पुलिस ऑफिसर को यहाँ पर अधिकार होता है कि आपको वो अरेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पे शुरू कर सकते हैं कोर्ट की परमिशन के बगैर। बस यहाँ पे पुलिस को पहले क्या फाइल करनी पड़ती है? एफआईआर करनी पड़ती है। ये चीज याद रखिएगा। कोग्निजेबल क्राइम या कोग्निजेबल ऑफेंस की सबसे बड़ी परिभाषा ये है कि वहां पर पहले एफआईआर दर्ज की जाती है पहले। ठीक है, और यहाँ पर जो भी हमारे पुलिस ऑफिसर हैं वो अपनी मर्जी से यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं बिना किसी भी परमिशन के। ठीक है, किसी मजिस्ट्रेट या कोर्ट की परमिशन के। क्यों? क्योंकि कोग्निजेबल ऑफेंस जो असंघीय अपराध होती हैं ये ज्यादा सीरियस होते हैं, ये बहुत सीरियस अपराधों में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि रेप, मर्डर, चोरी। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से होते हैं ये। हाँ, इनको बेल भी मिल जाती है जी के इसमें, ये भी आप याद रखिएगा। अब बिहार की लोकेशन ही ऐसी वल्नरेबल है, यहाँ पर नेपाल, वेस्ट बंगाल, झारखंड, यूपी, इन सब से यहाँ पर बॉर्डर शेयर होता है। लिकर जो है वो दूसरी स्टेट से यहाँ पर आ जाती है, जैसे झारखंड से, वेस्ट बंगाल से। और क्या हो रहा है कि झारखंड और वेस्ट बंगाल का जो पूरा राजस्व है उनका वो बढ़ता जा रहा है इन सब चीजों की वजह से। तो इसे हम कहते हैं कोग्निजेबल ऑफेंस। कोग्निजेबल ऑफेंस का मीनिंग ये होता है। और अभी इन सब में महिलाओं के नेतृत्व वाले जितने भी समुदाय रहे हैं यहाँ पर, उनमें ये देखने को मिला है कि यहाँ पर थोड़ा उसका रिजल्ट एक बेटर देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स को जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें बिहार में एक बिहेवियर ऐसे लेके आना चाहिए और एक ड्रिंकिंग एज निर्धारित हो जानी चाहिए पूरे कंट्री में, और उससे कम की एज के पर्सन को परमिशन ही नहीं होनी चाहिए कि वो शराब खरीदे। और अगर आप कभी भी घरेलू हिंसा करते हैं या शराब पी करके वाहन चलाते हैं या आप कुछ गलत व्यवहार करते हैं तो उस चीज में सार्वजनिक रूप से एक अलग से इसके अंदर लॉज, ऐसे सख्त कानून होने चाहिए कि बंदा ये काम करने से पहले डरे। लोग इस चीज को करने से पहले डरते ही नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी इससे पूरा जो है एक जो भी उनसे राजस्व आता है सरकारों को, उसका एक हिस्सा यहाँ पर जो है वो निर्धारित करना चाहिए और इसी पैसे को नशा मुक्ति, सामुदायिक सहायता वगैरह के लिए आरक्षित रखना चाहिए। क्लियर हुआ सबको ये चीज? तो ये है हमारा फर्स्ट आर्टिकल। इसमें आपको बस एक बार मैंने थोड़ा सा ही क्लियर पिक्चर बताई है कि आज के समय में अगर हम बिहार के अंदर जो ये लॉ अप्लाई हुआ है उसको अगर मैं आपको बड़ी पिक्चर में समझाऊं तो कुछ इस प्रकार से है। सेकंड है हमारा अंबेडकर्स आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अंबेडकर के विचार में लोकतंत्र का क्या मतलब है? तो अब वही है, अंबेडकर के नैतिक लोकतंत्र से संबंधित विचारों की प्रासंगिकता को हम देख रहे हैं। हमें ये देखने को मिला है कि हम मतलब काफी सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं जिसमें हम अंबेडकर का जो डेमोक्रेसी का आइडिया था उनके लेंस से, उनके नजरिए से, उनके दृष्टिकोण से, उनकी आंखों से हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर, जिनको आप जानते हैं संविधान निर्माता भी हैं, साथ ही साथ उनको फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी भारत के बने थे, उनका ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे और उनका सबसे बड़ा योगदान कहा जाता है इन सभी चीजों में, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए काफी सारी चीजों में उनका सबसे बड़ा योगदान कहा जाता है। तो जो अंबेडकर है उनको ऐसा मतलब उनका एक ऐसा दृढ़ विश्वास था कि लोकतंत्र हमेशा अपना रूप बदलता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र एक ही प्रकार से चलता है। उनको ये लगता था कि आधुनिक लोकतंत्र के माध्यम से ना केवल एक निरंकुश शासन पर नियंत्रण लगाया जाता है बल्कि इसमें जन कल्याण भी किया जाता है। जो आज का मॉडर्न डेमोक्रेसी है उससे हमें जो शासन चल रहा है ना उस पर रोक लगाने में भी मदद मिलती है और जन कल्याण में भी मदद मिलती है। जन कल्याण मतलब वेलफेयर ऑफ द पीपल में भी हमें मदद मिलती है। अंबेडकर ने लोकतंत्र को क्या बताया था, उनकी डेफिनेशन क्या थी? तो आप डेफिनेशन समझेंगे। सरकार का एक ऐसा रूप और एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बिना रक्तपात के क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सके। बिना खून बहाए अगर हम लोगों की जिंदगी में, उनके आर्थिक और उनके सामाजिक जीवन में किसी तरीके का बदलाव ला पाने में सक्षम है, इसका मतलब हमारी सरकार भी है वो सुशासन की तरफ बढ़ रही है।
हमारी सरकार सुशासन की तरफ इंक्रीज होती जा रही है। और इसके लिए जो है ये पूरा जितने भी उपरोक्त प्रकार के लोकतंत्र है, अगर उनको सफल हमें करना है तो उसके लिए जहां पर उन्होंने निम्नलिखित शर्तें भी यहाँ पर दी थी। इन्होंने क्या बताया था कि समाज में कोई भी ना असमानता दिखनी नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी वर्ग नहीं होना चाहिए जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जिसका शोषण किया जा रहा है। कोई भी वर्ग ऐसा होना ही नहीं चाहिए जिसके पास कोई विशेष अधिकार हो, और कोई भी वर्ग ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक दूसरे को अपना जो है वो बोझ समझता हो। जैसे वर्तमान में अगर मैं बात करूं, कोविड-19 में जब महामारी आई थी उसके बाद हमारे यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक असमानताएं बिल्कुल बढ़ती जा रही हैं, जिससे हमें ये लग रहा है कि लोकतंत्र जो राष्ट्र है उसका महत्व घटता जा रहा है ना। क्या हुआ था, बहुत से लोगों की जॉब चली गई थी, बहुत से लोगों की यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर छिड़ने शुरू हो गई थी, बहुत प्रॉब्लम्स आपको पता है हमें देखने को मिली है। तो इन सब चीजों की वजह से जब इतना कुछ हमें देखने को मिला है, तो ये सब चीजों की वजह से क्या हमें लगा है यहाँ पर, हमें ऐसा रियलाइज हुआ है इन सब चीजों की वजह से कि जो अ, लोग है ना उसमें यहाँ पर असमानता, जो इनइक्वालिटी है, असमानता, वो और बढ़ती जा रही है ना। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, और इनका ऐसा मानना था, B.R. अम्बेडकर साहब का, जो कि बहुत सही चीज माननी थी, कि एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए, ऑपोजिशन भी यहाँ पर बननी चाहिए। अच्छा, आप लोगों को पता है ये चीज कि अगर आपको लोकसभा में ऑपोजिशन बनना है तो आपको टोटल लोकसभा सीट का 10% लेके आना होता है। 10% मतलब कि आप अगर 543 सीट्स का 54 भी ले आते हैं सीट्स, तो आप एक ऑपोजिशन बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, ओके। डेमोक्रेसी में वीटो पावर लगाई जाती है। डेमोक्रेसी में जो है वो एक वंशानुगत सत्ता, कि भाई एक राजा है, राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, भारत में ऐसा होता भी नहीं है। यहाँ पर जो है हम मतलब ये उनके आइडियाज बता रही हूँ जो मैं फॉलो करने होते हैं। ठीक है, वो ये सब चीजें कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो भी हम देखते हैं कि एक ही सत्ता यहाँ पर चल रही है, एक सत्ता यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आज के समय में आपको क्या मिल रहा है? आज के समय आपको विपक्ष दिख ही नहीं रहा है। आज के समय में विपक्ष है क्या? कोई नहीं है। तो ये एक विपक्ष जो है यहाँ पर, अगर एक अच्छी सरकार चलानी है ना, तो एक अच्छे विपक्ष का होना भी काफी ज्यादा उतना ही महत्वपूर्ण है, एक एक मजबूत विपक्ष का होना। बाकी उन्होंने ये भी बोला था कि भाई संसद के जो लोकतंत्र है वो भी बहुत जरूरी है, ताकि लोगों की जो समानता है, लोगों की जो विचार है वो वहां तक पहुंचे जा सके। और आज के समय में जो है हमारा जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स है उसमें हम और पीछे होते जा रहे हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी लोकतंत्र की परिभाषा है वो कहीं ना कहीं जाकर के सिमटती जा रही है। अम्बेडकर ने ये भी बोला है कि हर जगह पर लॉ, कानून और प्रशासन दोनों में समानता की वकालत होनी चाहिए। उनके अनुसार जो है विधि के समक्ष, मतलब कि जो हमारा पूरा विधि है उसके समक्ष हर एक को समान ही ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति, लिंग, नस्ल, किसी भी आधार का हो। मतलब आर्टिकल 15 यहाँ पर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसमें एक्सेप्शंस आर्टिकल 15 में कोई भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, उनको कम ट्रीटमेंट मिलेगा, उनको ज्यादा ट्रीटमेंट मिलेगा। ये सब जो ट्रीटमेंट वाले जो फैक्ट्स होते हैं ना, कि ये ज्यादा ये कम, ये सब चीजें बिल्कुल भी खत्म हो जानी चाहिए एज पर द अम्बेडकर आइडिया। इन्होंने यहाँ पर जो है संविधान में नैतिकता को यहाँ पर बताया था। इन्होंने कहा था कि संविधान में केवल कानूनी संरचना की व्यवस्था की गई है, बस कानून लिखा गया है जो एक ढांचे के समान है। लेकिन अगर आप इसको हड्डी के इस ढांचे के ऊपर मांस लगाएंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं? संविधानिक की नैतिकता। मतलब आपने यहाँ पर ये तो बता दिया क्या क्या है, लेकिन इसके अंदर आपको इम्प्लीमेंट भी चीजें करानी होगी। सिर्फ खाली लिख करके छोड़ देना इज नॉट अ सॉल्यूशन। वो एक ढांचे के ऊपर आपको सजाना भी पड़ेगा। उस सजाने के लिए आपको क्या करना है, वो यहाँ पर इन्होंने समझाया है, जो कि बेहतर रूप से है। ठीक है, आपका GS2 का पेपर अगर आप मेंस के लिए तैयारी करते हो, तो अगर आप में आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन आता है कि B.R. अम्बेडकर का डेमोक्रेसी का आइडिया क्या है, उसको समझाइए, तो ये सारे पॉइंट्स आपके काम आने वाले हैं। इनको नोट कर लीजिएगा अगर आप ऐसे कोई भी मेंस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो। मेंस में अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, चाहे आप BPSC, UPPCS किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सारा का सारा सब में हर एक तरीके से आपके यूज में आने वाला है। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? ये उनके आइडियाज थे जो कि आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, ये वाला सेक्टर जो है ये आपसे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा जो सवाल आएगा इसके ऊपर वो ये आएगा कि मतलब ये प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है। जो भारत की ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और
नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, इन्होंने यहाँ पर नए नए इनिशिएटिव लिए हैं ताकि ये फार्म सेक्टर में नई डेवलपमेंट्स कर सके। फार्मिंग का जो हमारा सेक्टर है, हमारा जो कृषि का क्षेत्र है, उस पर कुछ नई विशेष पहलों को यहाँ पर कर सके। अगर मैं कृषि के क्षेत्र की बात करूं तो बिल्कुल हमारी भारत की 60% की जो पॉपुलेशन है वो इसके ऊपर अभी भी डिपेंडेंट करती है। इंडिया हमेशा से ये चाहता है कि भाई खाद्य सुरक्षा हमारे पास रहे, हमारे पास बफर स्टॉक में इतना कुछ रहे ताकि हम अगर कभी जरूरत भी पड़ती है तो हमारे पास सारी चीजें पहले से ही उपलब्ध हों। ठीक है, हमारे पास सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी सामान है, जितनी भी सब कुछ है, वो सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध हो, क्योंकि कंट्री अभी यहाँ पर जो है नए नए इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। और वो इनिशिएटिव्स कैसे हैं? जो कि जलवायु अनुकूल है, ऐसे हैं जो कि ग्रीन इनिशिएटिव्स है। हर इनिशिएटिव्स को लिया जा रहा है, तकनीक भी है उसके अंदर और संधारणीयकर्ता केंद्रित भी है, मतलब सस्टेनेबल भी है, ताकि आगे आने वाली जनरेशन को भी उनको वो चीजें मिले। जैसे कि एग्जाम्पल, भारत में आंध्र प्रदेश 2027 तक जो है वो भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर शून्य शून्य बजट प्राकृतिक कृषि होती है। ठीक है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होती है। इसमें क्या होता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में, कि जो सारे नेचुरल तरीके हैं ना, ऑर्गेनिक तरीके, उनको यूज किया जाता है। नॉन पेस्टिसाइड, सभी फसलों को रसायन के बिना जो है उगाने की कोशिश यहाँ पे की जाती है, कीटनाशकों का ना इस्तेमाल करते हुए। तो नेचुरल फार्मिंग की जाती है। अभी भारत में करीब करीब 450 कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स भी स्टार्ट किए जा चुके हैं ताकि किसानों को एक लाभप्रद जो है वो यहाँ पर फैक्ट्रीज यहाँ पर बनाई जाए, उनके नए नए समाधान यहाँ पे निकाले जा रहे हैं, जो आगे चल के भारत की 16% हमारी जीडीपी में और पूरे हमारे जो हमारे जितने भी लोग काम करते हैं उसका 44% लोग शामिल होंगे इसी में भी। ये मैं आपको डेटा और फैक्ट्स बता रही हूँ जो आज के समय में है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे हमारे सामने चुनौतियां भी है। जैसे अभी फूड के प्राइसेस में मुद्रास्फीति आई है। ठीक है, और हम लोग ना अभी आज भी बहुत ज्यादा डिपेंड है कि मौसम और मॉनसून हमारे पास आएगा, प्राकृतिक संसाधन, इसके ऊपर आज भी हम निर्भर हैं। और हमारे यहाँ फार्मर्स जो है उनके पास बहुत छोटे छोटे से भूमि है, छोटी छोटी सी है यहाँ पर। और मृदा में जो है वो भी एक, उसको भी अभी रिवाइव करने की जरूरत है। रिवाइव समझते हो ना, उसमें भी नए नए न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उसको भी रिवाइव करने की जरूरत पड़ती है। प्लस फैसिलिटीज कम है। क्या होता है ना कि आप सिर्फ उगाना नहीं, उगाने से लेकर के मार्केट तक भी तो पहुंचाना होता है, कटाई भी करनी है, उसकी पैकिंग भी करनी है, उसका परिवहन भी देखना है, उसको सप्लाई भी करना है, सब कुछ है। और यहाँ पे चेन की कमी है। ये चेन सरकार कोशिश तो कर रही है नए नए स्टेप्स लेकर के इसमें, पर आज भी ये चीज जो है देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये सब है। और ओवर प्रोडक्शन भी हो रही है कई चीजों की, जैसे राइस, वीट, शुगर केन, इन सब की वजह से जो ये चावल जो है, ये इस तरीके की जो चीजें उग रही है यहाँ पर, इनकी वजह से जो भूजल तालिका है, भूजल तालिका के स्तर में काफी तेजी से गिरावट देखने को मिली है, जिसमें जो है यहाँ पर मृदा का क्षरण होने के साथ साथ पैमाने पर वायु प्रदूषण भी हुआ है, वायु प्रदूषण भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण भारत में वर्तमान कृषि जो चीजें हैं यहाँ पर उसमें स्थिरता देखने को मिल रही है। ठीक है, प्लस भारत में जो फसल उत्पाद होती है वो यहाँ पर, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर मशीनें उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही हैं, और अभी भी सार्वजनिक और निजी निवेश यहाँ पर बहुत कम देखने को मिल रहा है। अभी ये भी बहुत कम है, जिसकी वजह से ये सब फैक्टर्स जो है क्रॉप को उत्पादकता के लिए, फसल उत्पादकता के ये स्रोत आज भी देखने को मिल रहे हैं। अब सरकार ने इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? सरकार ने यहाँ पर क्या स्टेप्स लिए हैं? पर्यावरण के अनुकूल, रोग प्रतिरोधी, जलवायु प्रतिरोधी, अधिक पौष्टिक वाली फसलों को उगाने की कोशिश की। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे अभी सरकार ने जो है यहाँ पर जीएम क्रॉप्स के लिए बोला है। सरकार यहाँ पे 45 यहाँ पे क्रॉप्स उगा रही है, जिसमें एक अगर उस क्रॉप में किसी की कमी है तो उसको जो है और ज्यादा उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके नया उसमें बना दिया जाए उसको। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा नया यूज किया जा रहा है ताकि फार्मर्स को भी हम यहाँ पर जागरूक कर सके। किसान हेल्पलाइन, किसान रेल, ड्रोन्स, तो किसान रेल, इस तरीके की चीजों को स्टार्ट करके जो है वो ये चीजें टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर रोल यूज किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? सॉइल को यहाँ पर मॉनिटर करके, अगर मृदा में अगर किसी भी नमी की कमी है तो उसको समझ लिया पहली, और पहली उसका अनुमान लगा करके उसके अंदर पहले ही उसको जो है उसके ऊपर जो है बुआई उसकी शुरू कर दी। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर में कितना अमाउंट में यहाँ पर फर्टिलाइजर, उर्वरक की जरूरत है,
वो पहले ही यहाँ पर जांच लिया गया, जिसके मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, मशीन के टूल्स का यूज करके ये पहले ही जांच लिया गया, जिसके तहत ये पता चल गया है कि कृषि में किस किस सामान की कितनी ज्यादा अमाउंट में जरूरत है। ये पहले ही जांच लिया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर जो है जितनी भी आपूर्ति यहाँ पर करनी है चीजों की, उसमें यहाँ पर सप्लाई की जो चेन है वो यहाँ पर एक नई तैयार करने की कोशिश की जा रही है। वेदर यहाँ पर जो भी किसानों को सटीक सलाह देनी है उसके उसके उद्देश्य से मौसम पर आधारित सटीक जानकारी उपलब्ध यहाँ पर कराने की कोशिश की जा रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ड्रोन तकनीक के साथ साथ कीट और रोग प्रबंधन के नए नए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसे क्या है ना कि कीटनाशक हो गए, ये जो कीटनाशक वगैरह होते हैं ना, इनका इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है। वाटर मैनेजमेंट भी किया जा रहा है यहाँ पर। तो जितने भी इरिगेशन है, सॉइल सेंसर्स है, उनको यहाँ पर वाटर का नया मैनेजमेंट, सिंचाई वगैरह के कामों के लिए उपयोग किया जा रहा है। और ऐसे ही एक एग्जाम्पल है जैसे कि ई नाम करके पॉलिसी है, जिसके अंदर जितना भी बिचौलियां जो हैं उनके हस्तक्षेप को कम किया जाएगा। जो भी यहाँ पर पैकिंग करनी है, जो भी यहाँ पर गलत तरीके से जो है वो ऐसा किया जाता है कि अनुचित व्यापार कर रहे हैं लोग, या फिर जबरदस्ती क्रॉप की मार्केटिंग गलत तरीके से कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे चेक किया जाएगा। प्लस क्वालिटी, गुणवत्ता का भी मूल्यांकन किया जाएगा कंप्यूटर की मदद से, जिससे क्या होगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो कितनी वैल्यू रखता है, कितना सही है वो प्रोडक्ट, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती रहेगी। और साथ ही साथ व्यापक रूप से अगर मैं बात करूं तो कम समय में कृषि उत्पादन जो क्षेत्र है हमारे, तो ये सब चीजें ऐड की जा रही हैं। साथ में रोबोटिक्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें एग्रीकल्चर, अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पर बेहद और जलवायु अच्छी खासी नहीं होती, उन क्षेत्रों में भी इसको जो है अच्छे खासे रूप में इंट्रोड्यूस कराना, फार्मिंग के सिस्टम को और ज्यादा तरीके से खेती को व्यवस्थित करना, नया कुशल बनाना, उसके अंदर कीटनाशक जड़ी बूटियों को बाहर निकालना, जंगली और आवारा जानवरों के हमले से उसको रोकना। प्लस किसान प्रोग्राम भी ऐसे ही स्टार्ट किया गया था। ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में यहाँ पर स्टार्ट किया गया, हमारा जो पूरा उत्तर पूर्वी राज्य है, 8 हमारे राज्य, वहां पर इनको स्टार्ट किया गया ताकि वो भी अपनी इस तरीके से जो है चीजों को यहाँ पर लागू कर सके। ठीक है भाई। फिफ्थ आर्टिकल है हमारा कमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अब कमनिंग और मॉन्ट्रियल में जो यहाँ पर अभी COP15 का जो समिट हुआ था पहले, उन्होंने यहाँ पर जो है अभी मॉन्ट्रियल में यहाँ पर हुआ है दिसंबर 2022 में, जिसमें उन्होंने कमनिंग और मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को यहाँ पर अडॉप्ट किया है। ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है यहाँ पर के बारे में देखेंगे, जिसके अंदर करीब 188 गवर्नमेंट्स हैं, जिसके अंदर 95% पार्टीज आती हैं। ये सब क्या बताता है? ग्लोबल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वैश्विक जैव विविधता के ऊपर जो ये बताती है कि किस तरीके से हमारी जो है जितने भी हमारे इकोसिस्टम है, उसके अंदर हम कैसे उसमें इंटीग्रिटी, कनेक्टिविटी, रेजिलियंस उसमें हम कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। जितनी भी हमारी स्पीशीज है यहाँ पर, उसमें हम उन स्पीशीज का जो रिस्क है, उनके उनके खत्म होने की जो तादाद हो रही है यहाँ पर, उसको हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। यहाँ पर ह्यूमन के हम कैसे अ, एक तरीके से नए नए मेथड निकाल सकते हैं। ठीक है। हम इसमें क्या टारगेट रख रहे हैं? इसमें हमारा टारगेट ये है कि दुनिया भर में कम से कम 30% जो एरिया है उसमें भूमि, जल और इसमें यहाँ पर जितने भी हमारे ये रीजन आते हैं, इनको है रक्षा करनी है। कम से कम 30% बिगड़े हुए स्थल, अंतर्देशीय जल, तट और समुद्र को संरक्षण करना है। उच्च जैव विविधता वाले जितने भी क्षेत्र हैं उनका नुकसान कम करना है, उनको समाप्त करने की कोशिश करनी है। जहाँ पे ज्यादा जैव विविधता है और जहाँ पर नुकसान ज्यादा होता है, उस नुकसान को कम करना है। पूरे वर्ल्ड में जितना भी फूड वेस्ट वेस्ट हो रहा है, अपशिष्ट यहाँ पर है, उसको आधा करना है। और जो ओवर कंजम्पशन है उसको भी खत्म करना है, जो अत्यधिक खपत हो जाती है और उसकी बर्बादी हो जाती है फिर, यही इनका काम है। ठीक है। और साथ ही साथ ये और क्या काम है कि भाई जितनी भी सब्सिडीज देनी है, सब्सिडी यहाँ पर करीब करीब 500 बिलियन पर ईयर की सब्सिडी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, और सारे के सारे लोग उसका सतत उपयोग करें, उसके लिए भी प्रोत्साहित करना है। और जितने भी संभावित स्रोत हैं उनके रूप में कम से कम
$200 बिलियन की व्यवस्था करनी है। और 2025 तक आते आते करीब करीब $20 बिलियन का यहाँ पर प्रतिवर्ष फ्लो होना चाहिए। और 2030 तक आते आते $30 बिलियन हो जाना चाहिए। किसका ये सब कुछ है? ये सारी चीजें हमें बताता है जो डाइवर्सिटी वाला जो पूरा एरिया है। इसके लिए इन्होंने अलग से एक फंड भी बनाया है, जिसके अंदर ये जितना भी बेनिफिट होगा, जितना भी कंपनी से बेनिफिट आएगा, ये उसको आपस में शेयर भी करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर भाई करीब 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 30% की पॉपुलेशन को हमें बचाना शुरू करना, उनकी क्षतिपूर्ण जो है उनको करने की कोशिश करनी है। ठीक है भाई। बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ आर्टिकल की तरफ। हमारा यहाँ पर फिफ्थ आर्टिकल है थलचप्पर ब्लैक बक सेंचुरी। थलचापर काला हिरण अभयारण्य। हाल ही में यहाँ पर लगातार सीमित होते जा रहे राजस्थान में जो है ये स्थित है। ये किसके लिए फेमस है? जो कि प्रॉपरली काले हिरण ब्लैक बक के लिए यहाँ पर बनाई जा रही है। कहाँ पर है? राजस्थान के चूरू एरिया में। वो कह रही है कि भाई यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि इस पूरे एरिया का जो भी जो है ये पूरा एरिया है, इसको और कम करने की कोशिश करनी है। उन्होंने बोला है कि ये एरिया जो है वो 3 स्क्वायर किलोमीटर से यहाँ पर कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इसका जो है जितने भी वहाँ के खदान के मालिक है, स्टोन क्रशर हैं, उन सब की तरफ से ये एक जो है वो ऑर्डर आ रहा है इसको कम करने के लिए। प्लस कोर्ट यहाँ पर ये कह रहा है कि इसके ऊपर पूरी तरीके से जो है वो क्या लगाना पड़ेगा, पूर्ण तरीके से निषेध लगाने का आदेश दिया गया है। देखो थलचप्पर जो या ताल छापर जो हम कह लें, या फिर थलचप्पर भी कहते हैं कई, मतलब राजस्थान को थलचप्पर के नाम से भी जानते हैं। करीब करीब इसमें 4000 यहाँ पर जो है वो काले हिरण है। करीब यहाँ पर जो है प्रजातियां और काफी सारी अलग अलग प्रजातियां यहाँ पर रहती हैं, जो कि चुरू के ही स्थित में है यहाँ पर। और ये जो हमारा यहाँ पर थार एरिया है उससे भी ये बाउंड्री शेयर करता है। और यहाँ पे काफी सारी प्रवासी जो बर्ड्स होती है उनका यहाँ पर आना दिखता है। यहाँ पर कई प्रकार की जो है आपको मधुमक्खी खाने वाले ब्लैक आइसबेस, ये सारे छोटे छोटे जो होते हैं ना, ये आप एनिमल्स के नाम पढ़ रही हो, टैनी ईगल, इंपीरियल ईगल, ईगल वगैरह, ये सब काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, जो ये प्रवासी जितनी भी बर्ड्स होती हैं। बर्ड्स के अलावा यहाँ पर डेजर्ट कैट, रेगिस्तानी लोमड़ी और रेगिस्तानी बिल्ली भी देखी जा सकती है। काला हिरण, जैसे कि मैं आपको काला हिरण के बारे में बता दूं, काला हिरण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मैंने आपको पहले भी समझाया, उसके अनुसूची 1 में है, जिसको आप बिल्कुल भी मार नहीं सकते हैं। अगर इसको मारा जाएगा तो उसके ऊपर बहुत बड़ा केस भी हो सकता है, जो कि हुआ भी है। सलमान खान इसका एग्जाम्पल है। सबसे कम चिंतित में है ये वाला रेड डाटा बुक के हिसाब से। इसकी जो फिगर की अगर हम बात करें तो 7358 जो है वो है, जिसमें करीब जो है मादा नर और युवा, इस तरीके से राजस्थान को जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा जानी जाती है इसको प्रिजर्व करने के लिए, ब्लैक बक के लिए और चिंकारा के लिए। चिंकारा और ब्लैक बक को कंजर्व करने के लिए बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान की इसके लिए काफी ज्यादा जानी जाती है। और ये जो है ये स्टेट एनिमल है। कहाँ का ये स्टेट एनिमल है? ये आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का है। ठीक है। तो ये आप सारे फैक्ट्स याद रखेंगे। किससे जुड़े हुए सारे फैक्ट्स हैं ये वाले? ये हमारे सारे फैक्ट्स जुड़े हुए हैं हमारे जो पूरा इम्पोर्टेंट है ये सारा जितना भी मैंने आपको बताया प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में इम्पोर्टेंस है। मेंस के रिस्पेक्ट में आज कम ही आर्टिकल्स हैं। ठीक है। फिर आता है लास्ट हमारा आर्टिकल क्षमाशीलता। यहाँ पर डच के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, डच कौन है? डच है नीदरलैंड्स। ठीक है। नीदरलैंड्स के लोगों को डच लोग कहा जाता है। तो उन्होंने 250 साल यहाँ पर जो है उसके लिए यहाँ पर नीदरलैंड्स के को यहाँ पर माफी मांगी है कि मानवता के विरुद्ध अपराध उन्होंने जो यहाँ पर किया है उसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा माफी मांगी है। माफी का मतलब क्या होता है? क्षमाशीलता क्या होता है? माफी यहाँ पर क्या होता है? एक ऐसे व्यक्तियों या समूह के प्रति आक्रोश या प्रतिरोध की भावनाओं को नियंत्रण करना होता है। उनके कृत्य को भूलकर आगे बढ़ना शामिल होता है। जिन्होंने अतीत में कभी हमें नुकसान पहुंचाया, भले ही ऐसे व्यक्ति या समूह वास्तव में क्षमा के पात्र हो या नहीं हो, लेकिन हमने उन्होंने नुकसान पहुंचाया तो हम उनको क्या कर रहे हैं? हम उनको माफी यहाँ पर दे रहे हैं। ये गांधी जी का भी आइडिया था। गांधी जी का मानना था कि आग के बदले आग के सिद्धांत का पालन करना पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी ऐसे तो। उनके हिसाब से दुर्बल व्यक्ति कभी क्षमा नहीं करते हैं। हाँ, मतलब देखो यार, सीधी सी बात है ना, हम यही कहते हैं ना कि माफी कर लोगे तो तुम बहुत छोटे नहीं हो जाओगे। कहते हैं ना, हम माफी दे दोगे तो छोटे थोड़ी हो जाओगे। यही है कि माफी देने वाला बड़ा हो जाता है। और जो ये क्षमाशीलता है ना, ये एक शक्तिशाली व्यक्ति की ही पहचान है। शक्तिशाली व्यक्ति ही सिर्फ क्षमा देने के योग्य होता है। ऐसे ही कांत, इमामुल कांत का भी, ये भी फिलोसोफर है, इनका ऐसा मानना है कि जो ड्यूटी है यहाँ पर माफी मांगने की, वो एक ऐसा हमारा कर्तव्य में शामिल हो जाता है
जो है ये गुण जो है वो सहानुभूति के विपरीत है। ठीक है, ठीक है ना, ये आप इसमें याद रखिएगा। और अगर आपने व्यक्ति को समझा है तो आप उन्हें माफी भी दे सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर यही है कि लोगों ने यहाँ पर बताया कि भाई क्षमा कर दिया तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाएगी। आप अगर क्षमा कर रहे हैं लोगों को तो क्षमा एक बहुत बड़ा एक मुख्य एक बड़ा आप बड़े व्यक्ति बन जाते हैं अगर आप किसी भी व्यक्ति को क्षमा करते हैं। तो ये क्षमा के ऊपर कुछ फिलोसफीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के, उनके अनुसार क्षमाशीलता जो है ना आपकी आत्मा को मुक्त करने के साथ साथ भय को भी दूर करता है। इसलिए ये अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली हथियार है अगर आप इसको अपनाते हैं तो। क्षमाशीलता से अतीत को तो नहीं बदला जा सकता लेकिन इससे भविष्य उज्जवल जरूर किया जा सकता है। बहुत ही पावरफुल लाइन है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद मतलब ये आपको पता होना चाहिए सारी की सारी बातें। ठीक है ना, इसको आप लिख लीजिए। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब अगर समाजशीलता के नैतिक आयाम देखूं तो भाई जस्टिस मिल गया, ह्यूमन लाइफ के लिए है। व्यक्तियों के मन में अगर जो असंतोष है आप सेटिस्फाई होगी कि चलो ठीक है यार मैंने उसको माफ कर दिया, पता नहीं वो काबिल था या नहीं था लेकिन मैंने माफ कर दिया है उसको। अब आप बड़े बन गए यहाँ पर। यह लोगों को अतीत के कैदी बनने से रोकता है, भविष्य के विकास के अवसरों को हासिल देने में आप खुद से अपनी चीजों से मुक्त हो जाते हैं। आप खुद ना उस चीज से आगे बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, आपके इसी चीज की वजह से आप में बंधुत्व, सहिष्णुता, विनम्रता, ये सब चीजें आती हैं। एकता, मजबूत बनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र की एक बड़ी छवि बनाने में काम आता है। मतलब आप किसी भी देश की सरकारों को आप एक नया जो है आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ अभी नीदरलैंड्स का, ऐसे लोग आपका एग्जांपल देंगे अगर आप जो है क्षमा करने की चीजों को सीखना शुरू कर देते हैं। तो क्षमा करना एक बड़ा काम है यहाँ पर। काफी बड़े तरीके से आप क्षमा कर सकते हैं। दो लोगों को यहाँ पर करीब लाने के लिए ये एक बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है। ठीक है, अगर ये क्षमा ही होगी तो उससे क्या है कि क्रोध कम आएगा। जो तलाक बढ़ते जा रही है पिछले कुछ समय में आप देख लो तलाक की दर कितनी बढ़ती जा रही है, उसको कम किया जा सकता है। गली मोहल्ले में जो हो जाते हैं झगड़े, है ना, किसी ने किसी की गाड़ी ठोक दी तो कैसे झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो है ना, किसी ने किसी को कुछ कह दिया तो कितने बड़े बड़े छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कितना बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे का मर्डर करने में तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपने क्षमाशील व्यवहार अपना अपनाया है तो आप कितनी सारी चीजों को कम कर सकते हैं। ये एक मॉरल वैल्यू है जो हमें हमेशा अपने पास रखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। गुस्सा सबको आता है, बिल्कुल सही बात है। गुस्सा एक नेचुरल चीज है जो कि सबके अंदर होता ही होता है और सबको आता ही आता है। ऐसी कोई बात नहीं, गुस्सा बिल्कुल आता है, पर उस गुस्से को कंट्रोल करके अपने जीवन में आगे बढ़े और उसमें चीजों को छोड़ें कि हाँ ठीक है जो हो गया ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको इसको मन में रख करके ना मुझे कुछ हासिल होगा ना दूसरे बंदे के लिए कुछ फायदा होगा, तो क्यों उसको इतना दिन तक मन में रखें, उसको क्यों इतना आगे तक बढ़ाएं। तो ठीक है जो हो गया हो गया, अब उससे आगे बढ़ा जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमें अपने व्यवहार में लानी ही होगी। तभी तभी जो है हम ये कहलाएंगे कि हाँ भाई हमने कुछ अच्छा बढ़िया काम यहाँ पर अपने जीवन में किया है। तो ये एक बहुत बड़ा और एक अच्छा व्यवहार है जो हमें अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। मैं जितने भी ये जो स्टूडेंट्स मेरी ये पूरा सुन रहे हैं वीडियो को उनसे यही आग्रह है। इवन मैं खुद से भी अपने आप को भी यही चीज समझाती हूँ कि ग्रोथ कम से कम ही होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा क्वेश्चन है नेशनल टेस्ट हाउस के ऊपर, राष्ट्रीय प्रशिक्षाशाला। राष्ट्रीय प्रशिक्षाशाला क्या है? राष्ट्रीय प्रशिक्षाशाला जो है ये अ, उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंडर आती है, जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी। जो कि क्या देखती है, जो प्रशिक्षण गुणवत्ता मूल्यांकन के क्षेत्र में हर चीज को यहाँ पर चेक करती है, चाहे हमारी कितनी भी दवाएं हैं, हथियार को छोड़कर सभी चीजों के ऊपर चेक करती है, क्योंकि दवाई और हथियार की एक अलग से यहाँ पर एजेंसी बनाई गई है। और इसके जो है ये 6 इसके क्षेत्र जो है प्रयोगशालाएं बनी हुई हैं जो कि भारत के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले एरियाज में सिचुएटेड है। तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि इसमें से गलत आंसर कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखिए जितने भी यहाँ पर लिखे हैं सारे करेक्ट है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। इनकरेक्ट कोई भी नहीं है इसमें से। सारे के सारी जो लिखी हुई है वो एकदम सही तरीके से लिखी हुई है। और ये आप याद रखेंगे कि ये जो चीजें आप पढ़ रहे हैं ये सब आपसे पूछी जाएंगी, चाहे कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं ये सारे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। क्योंकि ये सारे जो मैं क्वेश्चंस लेके आती हूँ वे सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अभी करंट न्यूज में भी चल रहे हैं।
तो जो टॉपिक न्यूज में चल रहा है उसी को मैं आपको यहाँ पर पढ़वाती हूँ, उसी के बारे में आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ, सो दैट आपको पता रहे। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा लिया मैंने। मैं वही कोशिश करती हूँ कि ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन है वो न्यूज से ही उठाए जाए, कि अभी वो न्यूज में चल रहे हैं तभी मैंने आपको वो सवाल दिया है। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। रवांडा। रवांडा जो है एक कंट्री है जो कि जो है ये पूर्व मध्य अफ्रीका के बीच में आती है, बिल्कुल चाहिए, जिसके आसपास बुरुंडी और कॉन्गो, युगांडा ये सब आते हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स लिखी हुई है रवांडा के ऊपर। रवांडा के ऊपर स्टेटमेंट्स दी हैं ताकि आपको ये जो है थोड़ा सा आइडिया रहे कि ये क्यों न्यूज में रहती है। रवांडा में बहुत ज्यादा टाइप के जो है खून खराबे भी बहुत ज्यादा हुए हैं रवांडा में। रवांडा में अगर मैं बता दूं तो जहाँ पे ज्यादातर जो कम्युनिटीज रहती है वो है तुत्सी। एक कम्युनिटी वहां पर तुत्सी रहती है और एक रहती है हुटू। ठीक है, ज्यादातर कौन रहती है? हुतू। हुतू और तुत्सी के बीच में बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स रहती है, तो ये इसलिए न्यूज में था, आपको ये पता होना चाहिए, हुत्सी और तुत्सी। तो आप ये लिख लीजिएगा जरूर यहाँ पर। ये था रवांडा के बारे में और बाकी सारा आज का पूरा आर्टिकल। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से और डेली करंट अफेयर्स को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।